ख़वातीन वज़ात, अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी फ़ज़ा का वो लम्हा जहाँ पे एक तरफ अता तारड़ के सख्त बयानिए की नई बहस छिड़ गई, तो दूसरी तरफ PTI के अंदरूनी खिलाफात और इदारों के साथ कशीदगी ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया। कुछ रहनुमाओं का पार्टी छोड़ देना और महमूद अजगज़ई का गवर्नर राज के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़, ये सब मिलकर आने वाले सियासी दिनों के बारे में बड़े सवालात खड़े करते हैं। और इसके अलावा जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और क्योंकि जुम्मे वाले दिन हुई तो हमें आज ही मौका मिला उसके ऊपर लबकुशाई करने का, सो उस हवाले से भी हम बात करेंगे हम अपने मौजूद मेहमान से। बिल्कुल जी, और इफ्तिखार शराजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप सीनियर एंकर पर्सन है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू कर लेते हैं, जो उनकी सामने आई इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट आया उनके ट्विटर हैंडल से। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें स्पेस की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में जब हमने जलसे में देखा तो वो एक जो नरम सा लहजा था वो कहीं खो गया और फिर सख्त तनकीद शुरू कर दी। उसको भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एक्सेप्ट नहीं किया और फिर मुज़ाकरात की बातचीत भी हो रही है। सर, आपको क्या लगता है ये मामला कहीं जाएगा अब मुज़ाकरात तक? देखिए, माहौल तो बड़ा ही कशीदा हो चुका है, उसके अंदर बहुत तनाव आ चुका है। और जो आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, गोया कि 6 तारीख को जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब से ये कहा जा रहा है, उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। गोया कि मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू गोया कि मैंने अपने 30 साल सहाफ़ती करियर में कभी नहीं देखी। और सब लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म से किसी जमात को इस अंदाज में चार्जशीट करना और उसके सरबराह को गद्दार करार देना, जहनी मरीज करार देना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट डिक्लेयर करना, वो एक इससे पहले हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल वहाँ से ये बातें की गई जिसको लेके लोग हैरान भी हैं। और फिर कुछ अल्फाज का चुनाव भी ऐसा था कि जिसके ऊपर लोग कुछ मुतरिज़ हैं। आपने देखा है कि परसों जब तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना रिस्पांस दिया तो उन्होंने भी सबसे बड़ा गिला यही किया है। तो ये कहा कि जो चार्जशीट है वो बेबुनियाद है। दूसरा ये है कि अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल में इस मुल्क की एक तारीख तो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि इदारों का कोई किरदार नहीं है सियासत में। वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो या दीगर इदारे हों। अब तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी गोया कि इसमें एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये कहें कि आप डिस्कशन में नहीं आएंगे, डिबेट में नहीं आएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल में जब आप फिर जब रिस्पांस देने जाए तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू ऐसी हो कि जिससे आप तो चाह रहे हैं ना कि आपने माहौल को ठंडा करना है, आपने एक इदारे से मुताल्लिक जो इम्प्रेशन है उसको डिसमेंटल करना है, तो उसके लिए फिर तहम्मुल, बुर्दबारी और बड़े सलीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। साहब, मैं यहीं पे थोड़ा सा कथा कलामी की माजरत, दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी हो रही है। एक तरफ जिस तरह आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि 30 साल से अनप्रेसिडेंटेड है, तो खान साहब के जो ट्विटर हैंडल है उसमें से जो आर्मी चीफ के हवाले से बयान जारी होते हैं वो भी पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। कोई भी आर्मी चीफ के हवाले से इससे पहले नाम लेके नहीं बताता था, जबकि वो रिटायर हो जाते थे तो उसके बाद हमें किस्से कहानियां शुरू होती थी। सो दोनों तरफ से अनप्रेसिडेंटेड मामला चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो बात आपने की है मेरा ख्याल में वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। आप अगर रिसेंट पास में जब मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया था और उसके बाद वो बीमारी की बुनियाद पे लंदन गए थे और पाकिस्तान आने से कुछ अर्सा पहले वो लंदन से भी वीडियो लिंक पे खिताब करते रहे हैं, तो उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को वो ललकारते रहे हैं, उनका नाम लेके बात करते रहे हैं। और अब भी देखा है आपने कि जब ज़िमनी इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब अपने नौमुंतखब लोगों से मिले हैं तो क्या बात उन्होंने की है, उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है? उन्होंने बिल्कुल वैसी बात की है जैसे DG ISPR साहब ने, कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया बानी PTI का, लेकिन उनसे मुराद ही तो उनकी वही थी। तो नवाज शरीफ साहब ने भी जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान खान को लाने वाले उनसे बड़े मुजरिम हैं। तो लाने वाले कौन है इस मुल्क में सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि जो बातें की जा रही है पहली बार की गई हैं। उनके हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर मियां साहब के पुराने इंटरव्यूज आज भी सोशल मीडिया पे लोग लेके चल रहे हैं कि पूरी स्कीम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमतों को कैसे गिराया जाता है, कैसे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, कैसे उनको फांसी पे चढ़ाया जाता है, कैसे उनको जलावतन किया जाता है। वो सारी बात बता रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये कोई चीज़ें नई नहीं हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात तकाजा ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बहरहाल तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है। कौमी असम्बली से लेके पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो उनकी 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत है, बाकी जगहों पर भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इस जमात को हैंडल करने का जो ये तरीका है वो मुनासिब नहीं है। अगर उनकी तारीफ से कुछ एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए भी जा रहे हैं तो हुकूमत कहाँ है? हुकूमत तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें एक्टिव नजर आई है कि लोगों के नाम ईसीएल में डाले जा रहे हैं, उसके बाद उजरा आके बड़ी हार्ड दे रहे हैं। और भाई मेरे, अगर आपको लग रहा है कि मुल्क के अंदर एक तल्खी पैदा हो रही है तो उस तल्खी को दूर करने का काम तो आपका है। बिल्कुल आपने नहीं किया तो लामहला तौर पे मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान को आके अपना मौक़िफ़ देना पड़ा। ये काम तो आपको करना चाहिए था ताकि इस नैच में चीजें जाती ना। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें हुकूमत को भी पूछना चाहिए कि अगर आज इस तरह के तल्ख किस्म के बयानात आ रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में इदारे की या पाकिस्तान की बदनामी हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत उसके इत्तेहादी है। अच्छा शराजी साहब, मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह से जो फैसल वाबडा के बयानात हैं, अक्सर उनकी कई भी बातें सच भी हो जाती हैं। जो बयान दे रहे हैं बैन के हवाले से पार्टी को, फिर डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से भी ये बातें आ रही हैं, फिर वो ईमानों में लोग कैसे पहुंचे, 9 मई के जो केसेस थे वो, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और फिर आपको पता है बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमारा जो एक नैरेटिव था, बयानिया था, वो ये था कि खान साहब से हमारी मुलाकात हो, लेकिन अब हम इस चीज़ रिहाई हो, अब हम इस चीज़ पर आ गए हैं कि मुलाकात हो। यानी वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कंसीड तो कर ही रहे हैं कि हमारी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है। तो फिर अब वे फॉरवर्ड आगे क्या है? क्या कोई आपको नज़र आ रहा है कुछ? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी दोनों साइडों के लोगों से बात होती है। बिल्कुल देखिए, एक तो जो फैसल वाडा साहब है ना, मैं तो हैरान हूँ कि जिस पार्टी के वोटों से वो सेनेटर बने हैं, गोया कि पीपल्स पार्टी के वोट से, वो पार्टी तो खामोश है, उनका तो कोई इसके ऊपर कोई वाज़ेह रिस्पांस नहीं आया। बट वो न सिर्फ ये कि अगली स्कीम बता देते हैं और एक ऐसी स्कीम कि जिसको खुद हुकूमती वज़रा रिफ्यूट करते हैं। आज भी मैं सुन रहा था, कल भी मैं सुन रहा था कि हाँ गवर्नर आज एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन इस वक्त जो हालात है उस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब को भी वो लोग ज़रूर पूछें कि भाई मेरे, ये आपको रात में ख्वाब आते हैं, ये कौन आपको ये सारी बातें बता रहा है कि गद्दारी के मुकदमात बनेंगे, पार्टी के ऊपर पाबंदी लगेगी, जो लोग खैर पख्तूनख्वा के अंदर छुप के बैठे हैं उनको पकड़ के लाया जाएगा, घसीट के लाया जाएगा। ये बातें तो तल्ख माहौल को और ज्यादा मजीद गहरा कर देंगी। तो मेरा ख्याल में ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक इंडिविजुअल हैं, उनकी बातों को हमें भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार लोगों को उन्हें जरूर शट अप कॉल देनी चाहिए। का मामला ये कि वे फॉरवर्ड क्या है, मैं समझता हूं कि वे फॉरवर्ड, अच्छा वे फॉरवर्ड से पहले ना मेरा एक सिर्फ पॉइंट ले लीजिएगा शराजी साहब। आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज रियलिटी। मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, पूरा पाकिस्तान मानता है, लेकिन इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है। उनको आंखें दिखा के, उनको बुरा भला कह के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमने माजी में भी देखा, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, कहीं ना कहीं पे वो टेबल पे गए, एक कदम वो पीछे गए। यहाँ पे कोई कदम पीछे लेने के लिए जा ही नहीं रहा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है, ना स्टैब्लिशमेंट ले रही है। सो इसका क्लाइमेक्स क्या होगा फिर वे फॉरवर्ड की जो आप बात कर रहे हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट्स उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे दिए हैं या उनका सोशल मीडिया जो टीम है वो जो कुछ कर रही है उसको अलग रख के, बाकी जो उनकी डिमांड्स है मुझे बताएं कि वो क्या जेन्युइन नहीं है। वो समझते हैं कि इलेक्शन 2024 का ऑडिट होना चाहिए, वो समझते हैं कि उनसे मखसूस नशिस्तें छीनी गई, उनका जो पार्टी का सिंबल उनको अभी तक वापस नहीं किया जा रहा, या ये कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, उनके कितने साथी हैं जिनके खिलाफ अदालती प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ रही, जो उनको जमानत का हक है वो हासिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी जेन्युइन किस्म की बातें हैं, कम से कम इन पे तो गुफ्तगू होनी चाहिए। और अगर उनके गिले बजा हैं तो यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ के रवैये में जो तलखी है वो भी हमें कम न होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप उनके जेन्युइन डिमांड्स को भी नहीं मानते, उनकी उन बातों को जो जायज़ हैं अगर वो भी नहीं मानते, उसके बाद आप वो कहें कि वो अच्छे बच्चे बन के इस 5 साला इक़्तिदार के अंदर खामोश रहें और एक बड़ी इनइफेक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करे, इस दौरान उनका जो रहनुमा है वो क़यादत-ए-बंद के खिलाफ सोबते बर्दाश्त करता रहे, वो कैद तन्हाई में रहे, उसके खिलाफ आप अंदाजा लगाएं कि जिसको आप मेगा करप्शन का केस कह रहे हैं, वो 190 मिलियन पाउंड, उस केस की पिछले 10 माह से कोई एक समाअत नहीं हो सकी। बिल्कुल। हर 2 माह बाद, 1 माह बाद समाअत अनाउंस की जाती है और फिर कोई वजह बताए बगैर उसको मनसूख कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है फिर
ये वो इकदाम हैं कि जिससे उनका जो गम और गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ता है। इन एरियाज को एड्रेस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है फिर उनकी जो सोशल मीडिया टीम है या खुद उनका जो रवैया इतना तल्ख है उसमें नरमी आ सकती है। सही। अच्छा, अब शराजी साहब, जिस तरह से अभी आपने इस हसनैन के सवाल का तज्जिया किया ना, मुझे इसमें बहुत सी बातें आपकी रेलिवेंट नज़र आई, क्योंकि ये चीज़ है और ये एग्जिस्ट भी करती है कि वो हुमायूं मोहम्मद साहब ये एक दिन किसी प्रोग्राम में बैठे बात कर रहे थे कि हमने अगर एहतजाज भी करना है या कुछ भी करना है तो हमारी बात पहले बातचीत से नहीं मानी जाती, पहले एहतजाज करने का कहा जाता है। जब हम तंग आकर एहतजाज करते हैं उसके बाद वो बात मान ली जाती है। मुलाकात हुई तो मुलाकात हफ्ते पहले भी हो सकती थी, हफ्ते बाद हो गई, वो भी जब हमने एहतजाज किया। तो ये सारी चीज़ें पीटीआई जब एहतजाज शुरू करती है उसके बाद ही उनकी मान ली जाती है। तो मेरा सवाल भी आपसे यही था कि आप कोई रियासत हुकूमत इस चीज़ पर गौर भी कर रही है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई बातचीत की जाएगी या फिर जैसा मामला चल रहा है ऐसे ही चलेगा? जी देखिए, ख्वाजा आसिफ के बयान से तो मुझे नहीं लग रहा, अता तारड़ साहब के बयान से तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इस आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। अगर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब इस हवाले से अंगेज कर रहे हैं लोगों को, बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूं कि भाई हमारे पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर जो सेनेट का अपोजिशन लीडर था शिबली फराज साहब डिस्क्वालीफाई होकर घर चला गया, कौमी असम्बली का था उमर यूब साहब, उसको भी आपने घर भिजवा दिया। उसके बाद अपोजिशन बेंचों में बैठे लोग मेजॉरिटी एप्लीकेशन के साथ 2 लोगों को नॉमिनेट किया उन्होंने कि आप इनको कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बना लें। आज तक वो नाम लेके आप बैठे हुए हैं। तो जब आपका तर्ज अमल ये होगा तो फिर आपकी गुफ्तगू को सीरियस नहीं लेगा। अगर आप समझते हैं कि आप भी चाहते हैं कि माहौल कशीदा जो है वो ख़त्म हो, तो कम अज़ कम उनकी जो मैंने पहले भी बात की, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा करें, उनके ऊपर कोई स्टेप्स लें, ताकि जो आपके बारे में एक इम्प्रेशन बने हुकूमत वक्त के बारे में कि आप दस्त बेपा हैं, आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है, आप किसी से पूछ के कोई फैसला कर सकते हैं। वो इम्प्रेशन तब डिसमेंटल होगा जब कम अज़ कम आप कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ जो उनकी मर्जी का उनको आप नोटिफाई करेंगे और साथ में उनको एश्योरेंस देंगे कि जो आपकी जायज़ डिमांड्स हैं उनको पूरा भी किया जाएगा और उनके ऊपर हम किसी से डिक्टेशन लिए बगैर खुद फैसले करेंगे। अच्छा शराइज साहब, तब मामला आगे बढ़ेंगे। शराइज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेशर में आप भी वहाँ पे मौजूद थे, कुछ 2-3 सवालात ऐसे हुए जिन सवालात के जवाब में उन्होंने एक तो रियासत को एक्सप्लेन किया कि रियासत है क्या, और ऊपर से मुझे ये लग रहा था कि दबे अल्फाज में वो गिला भी कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरह की उनको करनी चाहिए थी। क्या आपको भी ये तासुर लगा? जी बिल्कुल, बिलखसूस 9 मई से मुतल्लिक जो हुकूमत वक्त का बयानिया है, गोया कि न सिर्फ मुसल्लह अफवाज बल्कि हुकूमत वक्त ये समझती है कि उस दिन गोया कि रियासत के ऊपर लोगों ने हमला किया है। तो अगर आपका बयानिया इतना बड़ा है, फिर सवाल यही था कि उन लोगों को अभी तक सजाएं क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने तो अपना काम कर दिया है, आप जाएं जरा आजम नजीर तारड़ साहब से पूछें कि जो सिविल अदालतों के अंदर मामला चल रहे हैं वो इतनी पेंडेंसी का शिकार क्यों है। तो मेरा ख्याल में एक तो ये है। दूसरा, यकीनी तौर पे जब उनसे ये सवाल भी किया गया कि जी किसी मामले पे अगर आपने कोई मैसेजिंग करनी हुकूमत को, तो उन्होंने कहा ये थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोरम हमारे पास अवेलेबल है, हम तो रोज बात करते हैं, मिलते हैं। तो मेरा ख्याल में जब एक चार्जशीट इतनी बड़ी आई है कि जिसमें एक शख्स को कहा गया है कि इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो मुल्क इस वक्त भारत का आलाकार, वो शख्स भारत का आलाकार बना हुआ है, तो ये चीजें तो मेरा ख्याल में हुकूमत वक्त के साथ भी शेयर हुई होंगी। तो कहाँ थी हुकूमत? हुकूमत ने बातें आवाम को क्यों नहीं बताई और इस मामले पे क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया? यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर आपने 9 मई के मुकदमात को टेकअप किया, 132 अफराद के नाम अभी जेल में डाल रहे, तो इससे एक इम्प्रेशन आता है कि हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं और जो बयानी अख्तियार किया गया है उस बयानी के साथ खुद हुकूमत भी नहीं खड़ी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इफ्तिखार शराजी साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई की जानिब से, DGISPR की जानिब से, अब क्या वे फॉरवर्ड है उस मुतालिक भी, या और यकीनी तौर पर बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे और आपके साथ शेयर करते हैं एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी स्टेज पर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। मैं बात कर रही हूँ हसनैन रजा साहब की, जिन्होंने कोलंबो में होने
होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 94 किलोग्राम कैटेगरी में 570 किलोग्राम का नाकाबिले यकीन मजमूई लिफ्ट और 250 किलोग्राम की पावरफुल डेड लिफ्ट ने न सिर्फ हरीफों को हैरान कर दिया बल्कि दुनिया को पाकिस्तान की उभरती हुई स्ट्रेंथ स्पोर्ट टैलेंट की झलक भी दिखा दी है। बिल्कुल ऐसे। और आज मेरे हम नाम हसनैन रजा यहाँ पे मौजूद हैं। हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बहुत भी हो, जब आप पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा एजाज़ात ले रहे थे, उस लम्हे में हमें ले जाइए जब ये आप एजाज़ ले रहे थे, उस मुकाबले में शामिल थे, जब नाम और वो क्या अनाउंस हुआ लम्हात पाकिस्तान थे का। आपके लिए? बड़ा प्राउडली फील किया क्योंकि आप जब इस स्टेज पे आना ही बड़ी थोड़ा बात सा पीछे जाए ना, कि जब वो प्रेशर भी तो होता है ना कि आपके सामने एक टारगेट रख दिया गया कि इस टारगेट को आपने अचीव करना है, और फिर आपके बैक एंड पे चल रहा हो कि मैंने ये कामयाबी हासिल करनी है अपने मुल्क के लिए। मुल्क के लिए तो ऐसे ही था। जब जिस वक्त मैं वार्म अप ग्रुप में था, अपनी तैयारी कर रहा था, तो हम वहाँ पे हर चीज़ देख रहे होते हैं कि जी जो हमारे मुखालिफ हैं, जो दूसरे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या क्या वेट अटेम्प्ट ले रहे हैं कि हमने उससे बेहतर क्या करके दिखाया। तो बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन जो अच्छा प्लेयर होता है उसका ये होता है कि वो इस प्रेशर में अपने आप को यानी कंट्रोल करता है अपने आप को, और अपनी लिफ्ट यानी मेक श्योर करता है कि जी मैंने ये वेट लिफ्ट करके मैंने गोल्ड लेना है। तो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और बहुत ही प्राउड फील किया मैंने। सही, यकीनी तौर पर ये एक प्राउडली मोमेंट होता भी है जब आपका नाम, पाकिस्तान का नाम इस तरह से, और यकीनी तौर पर जिस तरह से आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, तो जब अपनी तय पे ये कामयाबी नजर आती है तो इंसान को वैसे ही प्राउड होता है। मुझे ये बताएं कि इसके पीछे आपकी क्या डेली रूटीन होती है, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या होता है? मैडम इसके ना हम लोग मेरा कोई 6 डेज अ वीक मेरी एक्सरसाइज होती है। मेरा पूरे अच्छा। सेशंस होते हैं और पूरे प्लान्ड सेशंस होते हैं कि हमने क्या करने हैं। वो कोई 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन होता है, उसमें हम अपनी प्रेप करते हैं पूरे कंपटीशन के लिए। इससे पहले ही 1 महीना पहले मैंने अभी नेशनल चैंपियनशिप खेली, उसमें भी गोल्ड लिया, नेशनल चैंपियन बना। अच्छा। फिर उसके बिहार पे डिजिट कंपाइल किए कि वर्ल्ड में अगर आपने उस प्लेटफॉर्म पे जाना है और आपने गोल्ड लेना तो आपको क्या टोटल करना पड़ेगा, कौन सा वेट लिफ्ट करना पड़ता है। तो फिर उन डिजिट को आप ज़हन में रख के फिर आप अपनी तैयारी करते हैं, और फिर वो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो तैयारी भी की और उसका रिजल्ट आप सबके रिजल्ट सामने सामने पूरी आया। दुनिया के सामने आया रिजल्ट। अच्छा हसनैन, आपने अपनी कामयाबियों के हवाले से भी बताया, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से भी बताया, लेकिन जो पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, कोई भी ऐसा खेल है जो आप ओलंपिक्स में शामिल है या इस तरह के खेल हैं, उसमें आपकी एक पूरी जैद मुसलसल है, जदोजहद है, आप अपनी लाइफ सर्कल को उस तरह से मैनेज करते हैं, लाइफ स्टाइल को उस तरह से मैनेज करते हैं, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पावर लिफ्टिंग का फ्यूचर हमें भी पता है ना कि एक पावर लिफ्टर कितने पैसे कमा सकता है पावर लिफ्टिंग से, नहीं उसको कुछ और करना पड़ेगा। तो तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मैं अपनी इसके अलावा मेरी यानी मैं वापडा का एम्प्लॉय भी हूँ, अच्छा। मेरी जॉब भी है, और प्लस ये है कि मैं उसके अलावा मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे मेरा सारा सर्वाइवल मेरा अच्छा यानी वेस्ट हो जाता है। सही। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप यानी डे स्टार्ट करते हो तो आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी रूटीन चल रही होती है। कभी आपके ऑफिशियल मैटर, कभी आपके दूसरे ट्रेनिंग मैटर, फिर उसके बाद शाम को आपने अपने लिए ट्रेनिंग करनी है। फिर वो सारे दिन का स्ट्रेस भी आपके पे होता है कि यार मैंने कल ये काम करना था, आज ये काम किया, आज ये, फिर शाम को अपनी ट्रेनिंग करना। तो ये बस अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ हो गई है बड़े अच्छे तरीके के साथ, और मैनेज भी हो रही है, और मैनेज भी होती जा रही है, बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज हो रही है। और मैं इस वक्त एक बात यानी इस चैनल के थ्रू ही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने अभी अपने मुल्क का नाम रोशन किया, सब पाकिस्तानियों की दुआएं मेरे साथ थी, मेरे पेरेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की, हर एक की। सब अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद आप सबका शुक्र अदा करता हूँ, और ये वादा भी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब से ऑनवर्ड आप मुझे नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी इवेंट में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह 300+ इंशाल्लाह। और वो आपकी मेहनत आपकी बातों से भी झलक रही है। हसनैन साहब, मुझे ये बताएं कि अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो भी एथलीट आता है ना, तो उसका सबसे बड़ा मसला भी ये होता है स्पॉन्सरशिप के हवाले से कि हमें नहीं मिलती है, तो अपने ऑन पे ही सब कुछ करते हैं। तो आपका भी ये मेन है? ये हुआ था, ऐसा हुआ, लेकिन इनमें मैं 3 नाम यहाँ लेना चाहूँगा। एक पहला नाम है राउमीन हाशिम साहब, दूसरा नाम है सलाउद्दीन साहब, और शाहिद हुसैन साहब, और मियां मिसबाह रहमान साहब। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया, मुझे वेस दिए कि आपको अगर कोई स्पॉन्सरशिप का इशू कुछ हो रहा है तो आप इस तरीके से चलें, ऐसे चलें, यानी मैनेज करवाएं। मैनेज किया तो इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और बाकी ये हर स्पोर्ट्समैन के साथ ये इशू है कि अगर आपने जाना है
तो सबसे पहले आपका मेन आपको ब्रेकअप जो आता है उसमें ये होता है कि जी आपको स्पॉन्सर कौन करेगा। स्पॉन्सर कौन तो करेगा? स्पॉन्सर का इशू एक है कि वो अगर दूसरी कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी अगर आपको अच्छा कोई मिल जाए तो फिर प्लेयर के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि जो जहाँ पे आप खेलने जाते हैं उनको आपने अपनी पूरी आइटनरी शेयर करनी पड़ती है कि आपने क्या करना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ से मैनेज करना है। एक एक चीज़ होती है, मैनेज होती है, आपने कहाँ रहना है, आपने वेन्यू कंपटीशन वेन्यू में किस तरह पहुंचना, इवन के एयरपोर्ट से वहाँ पहुंचना, आना जाना, एक एक चीज़ उन्हें मेंशन होती है वहाँ पे, पूरी प्लान्ड होती है और उसकी प्रॉपर बुकिंग होती है। ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि जी कंपटीशन आ रहा है और हम चले जाएंगे या उसके लिए वीज़ा लगना। फिर आपकी फेडरेशन में हमारे राशिद मलिक साहब, इनका बड़ा रोल है बीच में, सारे हमारे वीज़ा प्रोसेस करवाना, फिर हमारे वहाँ पे अरेंजमेंट सारे करवाना। बट वो तब ही पॉसिबल होता है जब आपके पास स्पॉन्सरशिप हो। स्पॉन्सरशिप होगी तब। स्पॉन्सर हो तो फिर ही तो आप अभी कर आप सकते हैं। अपनी जो स्ट्रेंथ स्पोर्ट है इसके हवाले से क्या कुछ देख रहे हैं? पाकिस्तान में कितने इसके हवाले से लूप होल्स हैं और इसके मुतालिक कितने इक़दाम किए जा रहे हैं? इसके मुतालिक कोई ज़्यादा तो प्लेयर खुद ही सारे इकदाम कर रहे हैं फेडरेशन के साथ मिलके। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी ना लोगों के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक नया ट्रेंड चल रहा है। लोग बाकी जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनसे उनका टेंडेंसी जो है ना इधर पावर लिफ्टिंग की तरफ आती जा रही है। क्योंकि इसके अंदर आपका सिर्फ ये है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आपकी अच्छी ट्रेनिंग होगी तो आपने अपना वेट लिफ्ट करना है, उसमें कोई चीट नहीं कर सकता आपको। सारी दुनिया आपको देख रही है आप क्या वेट लिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो रुझान तो बहुत ज़्यादा सबकी तरफ, यानी बाकी स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं स्पोर्ट्समैन, वो भी इवन के फीमेल इसके अंदर बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बस। अच्छा, मैं एक सवाल सबसे करता हूँ असनैन कि जब आप इंटरनेशनल इवेंट खेलते हैं, अभी आप कोलंबो से होके आए, वहाँ पे बहुत सारे कंपेटिटर्स आपके साथ होते हैं और वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से आए होते हैं या फिर एशिया के डिफरेंट कंट्रीज से आए होते हैं। सो उनके साथ जब आप रहते हैं, सीखते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पिछले सवाल में आइटिनरी की बात की थी, उनके यहाँ किस तरह के उनके इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर किस तरह की स्पॉन्सरशिप्स होती हैं या फिर गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह से उनको स्पॉन्सर किया जाता है? क्या निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है? क्योंकि उनकी कारकर्दगी भी उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ ही होती है। टोटली डिफरेंट है क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपका इक्विपमेंट है वो ही बहुत आपका एक्सपेंसिव है। वो सारा अप्रूव्ड इक्विपमेंट होता है। वो SBD की जो आपकी बेल्ट हैं, जो आपका वो सिंगलेट है, जो आपकी वो नी स्लीव्स हैं, इवन कि आपकी सॉक्स वगैरह जो हैं, कंप्रेशन सॉक्स, ये सारी एक एक चीज़ बड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, अगर आपके पास इक्विपमेंट अच्छा है अप्रूव्ड, तो जाहिर है वो आप उसको देखने वाले भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है उससे। एक आपकी लोकल अगर चीज़ आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन में, और एक आपकी जो अप्रूव्ड इक्विपमेंट है उसमें अगर आप खेल रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी लिफ्टिंग का, बहुत उस पर इम्पैक्ट आता है। सही। अभी आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या है, किस पर अभी काम मैंने मैडम रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने कॉमनवेल्थ खेला था, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। अच्छा। अभी ये खैर से इस साल ये आया, तो अभी इंशाल्लाह अभी जैसी जैन स्टार्ट होगा तो पूरे साल का कैलेंडर आ जाता है पावर लिफ्टिंग का, कि दुनिया में किस किस जगह पे आपकी एशियन चैम्पियनशिप कहाँ हो रही है, कॉमनवेल्थ कहाँ हो रही है, वर्ल्ड कहाँ हो रही है। फिर इंशाल्लाह उस हिसाब से अपना सारा प्लान करके और अच्छे रिजल्ट के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन। और जो बिगेस्ट गोल है एज ए एथलीट, वो आपका क्या है कि आप इस गेम में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा जो आपका एक गोल है कि वो अचीव करना चाहते हैं? वो मेरा टारगेट ये है कि मैं 700+ टोटल लिफ्ट करके दिखाऊं। ओके जी, क्योंकि वो अभी तक किसी ने किया नहीं है इधर, तो वो 700+। तो उसके लिए तैयारी हो रही है? उसके लिए तैयारी बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक एक दिन तैयारी होती है। 700+ टोटल वो ऐसा टोटल है कि यानी अगर आप 750 या 740 तक करते हैं ना, तो आपको पता है कि आपकी वेट कैटेगरी में दुनिया में कोई भी ये चीज़ नहीं कर रहा। तो फिर आपको एक होता है कि यार मैंने ये अपना टारगेट अचीव करना, और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगा। और आपकी इन कामयाबियों के पीछे फैमिली का तो सपोर्ट होता ही होता है, लेकिन फैमिली के साथ साथ मुझे पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का या फेडरेशन का कोई रोल आप बता सकते हैं कि उनका कोई रोल है? फेडरेशन का मैंने आपको बताया ना कि हमारे जब हमारा स्पॉन्सरशिप का हो जाता है तो फेडरेशन हमारे वीज़ास इशू सारे वो सॉर्ट आउट करते हैं, हमारी अरेंजमेंट। मतलब वो मोर की हद तक ही हैं, मोर की हद तक या कहीं ना कहीं से जनरेट करते हैं वो भी आपके लिए फंड्स? फंड्स तो आपको खुद से करना पड़ेगा। वो तो स्पॉन्सरशिप आपने खुद ही लेके आनी है, खुद ही आपने सारा करना है। यह है कि बाकी आगे का रास्ता हमारे लिए आसान करना है। सही। तो हसनैन साहब, इन सारी सूरत हाल में जिस तरह भी आप पिछले सवाल के जवाब में अपनी नेक्स्ट टारगेट का बता रहे थे और बता रहे थे कि 70% कुछ वेट की बात कर, तो ये डाइट प्लान भी होता है फिर आपका, क्या मतलब? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये वर्ल्ड के लिए जा रहा था तो मेरा बॉडी वेट 3 kg ज़्यादा था। अच्छा, तो जब आपने अपना बॉडी वेट कम करना होता है और अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है तो ये सबसे मुश्किल काम होता है।
कि आप अगर वेट अपना लॉस करते हैं, चाहे हेल्थी वेट लॉस करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। ये बड़ा इस डाइट में बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं कि जी मैंने ये चीज़ अवॉइड करनी है, ये चीज़ नहीं खानी। और फिर कभी तो कंपटीशन, खाते होंगे जो चीजें पसंद हो, वो कब फिर खाते हैं? कंपटीशन के बाद फिर तो Cheat day. कोई चीट डे ऐसे वो फिर डेली चीट डे होता है। अच्छा। कोई एक नहीं, डेली चीट डे। और ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि कंपटीशन के बाद डेली चीट डे होता है, लेकिन फॉर वन कंपटीशन आप कितने अरसे तक अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट रहते हैं कि जो सेम डाइट है, स्ट्रिक्ट डाइट है, वो आपने करनी है? 4 to 5 मंथ। 4 to 5 4 months. to 5 मंथ जो है हाँ। ना, Not a वो single आप- cheat day. और नॉट अ सिंगल चीट डे। my आप जो God. है ना 4 से 5 महीने आप इन चीज़ों के लिए तरस अच्छा, मैं रहे तो ये समझती थी कि शायद अब आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में कंपटीशन है, तो पिछले मंथ आप तैयारी करेंगे, वेट अपना कम कर लेंगे और बात नहीं, वो खत्म। इतनी जल्दी नहीं। वेट, हेल्थी वेट लॉस करना और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ये बड़ा मैटर करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप कहीं नहीं, मैं 2 दिन के अंदर ही या 1 महीने में वेट लॉस करके नीचे आ जाऊं और स्ट्रेंथ आपकी जीरो हो जाए तो वो उसका फायदा फायदा सही नहीं हो। है। जी, मैक्सिमम 4 to 5 मंथ। 4 to 5 मंथ प्रॉपर आप अपना एक पूरा ठीक। ट्रैक बनाते हैं कि जी मैंने ये complete सही हो करना गया। हसनैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इसी तरह से कामयाबी से मिलते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। खवातीन वज़ात हसनैन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हमने मुल्क की सियासत के ऊपर बात की। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।